हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर है, 2 चैप्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाए और उसके बाद कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको वीडियोज मिलेगी। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और कंप्लीट कोर्स, और इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना। चलो भाई, इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज चैप्टर में, जो कि कक्षा 9वीं का 8वां चैप्टर है, और इसमें हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2। और भाई इससे पहले हम इस चैप्टर में हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट वीडियो को भी शूट कर चुके हैं, जो कि आपने देखा ही होगा। उसके बाद इसके हमने प्रश्नावली 8.1, उससे पहले के परिमेय, और 8.2 से पहले के उदाहरण और परिमेय, जो कि एक परिमेय था इससे पहले का मोस्ट इंपॉर्टेंट मध्य बिंदु परिमेय, उसको भी हम सिद्ध करवा चुके हैं। तो भाई जिसने वो चीजें नहीं देखी है वो भी देखिए, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और फिर हम इसके बाद आज स्टार्ट करने वाले हैं 8.2 प्रश्नावली, और देखते हैं इसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके चलो, तो यहां बात करें तो भाई यहां पर स्टार्ट करने में प्रश्नावली 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो कहता यह है कि चतुर्भुज एक दे रखा है ABCD, जो कि आप यहां देख सकते हो ABCD चतुर्भुज है। इसके अंदर PQRS क्रमशः AB BC CD DA का मध्य बिंदु है। यानी हम यहां पर कहेंगे ये बिंदु, ये चारों बिंदु जो आपको दे रखे हैं, चारों के चारों क्या हैं, मध्य बिंदु हैं। ये अपनी भुजाओं का मध्य बिंदु है, ये अपनी भुजा का मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु P है। डन, चलो भाई ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इसके बाद इसने कहा है AC उसका विकर्ण है, मतलब इस चतुर्भुज का विकर्ण क्या है, AC है, ये भी हमें दे रखा है। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है तब इसके आधार पर बताइए SR जो है वो समांतर होगा AC के। ये SR AC के समांतर है, और SR जो है वो हाफ है AC के, ये भी हमें सिद्ध करना है। भाई SR है AC का हाफ है, ये भी सिद्ध करना है, ठीक है। और उसके बाद है PQ SR के बराबर है, मतलब कि ये वाला PQ इस SR के बराबर है, ये भी सिद्ध करना है। और उसके बाद फाइनली PQRS, मतलब ये जो मध्य बिंदु को मिलाने के बाद जो चतुर्भुज बन रहा है, ये चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी सिद्ध करना है। ओके, तो करते हैं भाई बड़े मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, भाई क्या क्या चीजें दे रखी है। पहले क्वेश्चन में लिखेंगे दिया है, एक मिनट, ये लिख दिया भाई दिया है। भाई दिया है की बात करें तो चतुर्भुज ABCD में, भाई इस चतुर्भुज में दे रखा है AC जो है वो क्या है, विकर्ण है। अच्छा, इसको मैं दूसरे तरीके से लिख देता हूं मैं, तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको। चतुर्भुज ABCD में भाई इसमें क्या है, AC जो है वो क्या है, विकर्ण है। भाई आप देख पा रहे हो यहाँ पे, भाई AC क्या है, इस चतुर्भुज का विकर्ण है, ये हमें दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है, ये चारों बिंदु जो हैं, जो PQRS है, ये मध्य बिंदु है। यानी मैं इसमें लिख सकता हूं क्या कि भाई AP बराबर में PB होगा, ठीक है, और BQ बराबर में QC होगा, ठीक है। उसके बाद CR बराबर में RD होगा, और उसके बाद RD बराबर में, सॉरी RD नहीं आएगा, ये DS बराबर में SA होगा। भाई ये हमने लिख दिया कि चारों भुजाओं के बारे में, कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। और क्यों, क्योंकि P मध्य बिंदु है, तो AP और PB तो बराबर होगा ही। इसी तरह से चारों भुजाओं के साथ किया गया है। ओके, तो ये चीजें थी जो हमें दे रखी थी। और इसके बाद लिखने वाले हैं कि भाई क्या सिद्ध करना है हमें, ठीक है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि कंडीशन में आए तो फर्स्ट हमें क्या सिद्ध करना है पहले में, तो पहले की बात करें तो पहले हमें सिद्ध करना है कि SR जो है वो समांतर है AC के। भाई ये SR जो है वो AC के समांतर है, ये सिद्ध करना है। दूसरी बात की बात करें तो SR जो है वो AC के हाफ है, ये भी सिद्ध करना है फर्स्ट में। सेकंड वाले में बात की जाए तो PQ SR के बराबर है, ये सिद्ध करना है, तो ये भी लिख देता हूं मैं, ठीक है। और थर्ड वाले की बात की जाए तो यहां पर हमें सिद्ध करना है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, यानी मैं लिख सकता हूं चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, यानी पैरेललोग्राम है,
ठीक है, तो ये चीज मैंने लिख दिया। तो यानी यहां पर हमारे पास आ गया दिया हुआ क्या है और सिद्ध क्या करना है। पहले किसी भी क्वेश्चन में आपको यही करना होगा कि पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और देखो क्या दिया हुआ है, उसके बाद क्या निकालना है और उसके बाद हम करेंगे इसको सॉल्व। तो इसमें आते हैं सिद्ध पे। तो नेक्स्ट आते हैं सिद्ध पे। ये लिख दिया हमने सिद्ध। अब भाई सिद्ध में हम क्या देख रहे हैं, तो सिद्ध में हमें जब सिद्ध करना है एस आर जो है वो एसी के समांतर है, यानी ये एस आर इस एसी के समांतर है, ये चीज हमें सिद्ध करना है। तो उसके लिए हम त्रिभुज लेंगे कौन सा, तो एडीसी त्रिभुज ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई इस त्रिभुज की बात करें तो मैंने लिख दिया भाई त्रिभुज एस, क्या नाम है भाई, एस सॉरी एडीसी है, त्रिभुज लिख सकते हैं हम ADC में। भाई इसकी बात करते हैं। अब इसके अंदर हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं भाई, कि इस ADC त्रिभुज के अंदर S और R क्या है, मध्य बिंदु है भुजा के। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, S तथा R किसके भाई, AD और DC, AD तथा DC के मध्य बिंदु है। ठीक है भाई, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु होने की वजह से क्या हो जाएगा भाई, अगर किसी त्रिभुज में दो मध्य बिंदु को अगर मैं मिला दूं, तो इस त्रिभुज की बात करा जाए, इसमें अगर दो मध्य बिंदु को मिलाए तो क्या ये तीसरे के समांतर होगा, तो भाई बिल्कुल समांतर होगा। तो हम यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हैं तब यहां पर लिख सकते हैं भाई एस आर जो है वो समांतर होगा एसी के, एस आर जो है वो समांतर होगा एसी के। और इसका रीजन क्या होगा बता दीजिए भाई, इसका रीजन क्या होगा, तो इसका रीजन होगा मध्य बिंदु परिमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है भाई, ये हमारा आ रहा है मध्य बिंदु प्रमेय से। डन, चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ हो गया, क्या ये पहली चीज़ सिद्ध हो गई हमारी एस आर समांतर एसी के, तो भाई बिल्कुल हो चुकी है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया एस आर समांतर एसी। दूसरी बात क्या थी, तो इसी के अंदर मध्य बिंदु परिमेय के अंदर ही पढ़ा था हमने कि भाई ये रेखा जो होती है वो इसके समांतर होगी और साथ ही साथ आधी भी होती है आधी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साथ में ही क्या भाई, एस आर जो है इसमें लिख देते हैं हम एस आर जो कि है हाफ होगा एसी का। ठीक है, और इसका भी रीजन सेम टू सेम इसी परिमेय के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। और इस अनुसार पहला पॉइंट हमारा सिद्ध हो जाता है। पहला पॉइंट को हमने देख लिया कि पहला सिद्ध हो चुका है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। भाई पहली चीज़ तो सिद्ध हो गई हमारी कि ये इसका आधा है और समांतर है, और सीधे लिखा एक चीज़ मध्य बिंदु परिमेय से। पूरा सिद्ध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें परिमेय पता है, हमें परिमेय के बारे में नॉलेज है, हम डायरेक्टली वही लिखेंगे। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। हमें क्या रखा है, पी क्यू बराबर है एस आर के। ये पी क्यू जो एस आर के बराबर है ये सिद्ध करना है। तो देखो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पी क्यू को इस ए सी के साथ रिलेट करेंगे। हम कहेंगे भाई पी क्यू जो है वो ए सी के समांतर होगा। भाई होगा, क्योंकि इस त्रिभुज की बात करें, ए बी सी की त्रिभुज की बात करें, तो इसमें पी और क्यू भी मध्य बिंदु है तो भाई है। अगर मध्य बिंदु को मिलाया गया तो इस भुजा के समांतर होगा, तो भाई बिल्कुल होगा। तो पहले तो ये लिखते हैं। तो त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी में। तो यहाँ लिखा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है भाई, इसमें पी और क्यू, पी क्यू भुजा कौन सी भुजा है भाई, पी क्यू भुजा ए बी और बी सी, ए बी तथा बी सी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है भाई, ए बी तथा बी सी के मध्य बिंदु है। बहुत बढ़िया बात। ठीक है भाई, इतनी बात होगी। अगर ये मध्य बिंदु है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली ही लिख सकते हैं कि पी क्यू जो है वो ए सी के समांतर हो जाएगा। तो हम वही लिख देते हैं भाई, ए बी बी सी, बिल्कुल ठीक है। पी क्यू जो है वो समांतर हो गया है ए सी के। ठीक है, और साथ ही साथ हम लिख सकते हैं पी क्यू जो है वो हाफ हो जाएगा ए सी के। ये दोनों चीज हो जाएगा। और इसके रीजन में हम क्या लिखेंगे, भाई रीजन में आएगा सेम मध्य बिंदु परिमेय।
मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है भाई, मध्य बिंदु परिमेय से हो रहा है तो इसको भी हमने यहाँ पर सेम रीजन लिख दिया, उसी के अनुसार यहाँ पर हो रहा है। अब इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एस आर जो है वो हाफ ए सी के बराबर है, पी क्यू जो है वो हाफ ए सी के बराबर है, दोनों है। अब इसी के अकॉर्डिंग कहा जाए कि क्या दोनों को हम आपस में रिलेट कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 लेके क्या रिलेट कर सकते हैं? तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं। राइट वाला दोनों बराबर तो लेफ्ट वाला भी दोनों बराबर होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 तथा 2 से, भाई समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा भाई, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट के बराबर है, तो लेफ्ट भी लेफ्ट के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं डायरेक्टली ही लिख देता हूँ कि भाई एस आर जो है वो बराबर हो जाएगा पी क्यू के, और यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी हमारा यहाँ सिद्ध होता है कि एस आर जो है पी क्यू के बराबर हो गया। डन, चलो भाई ठीक है। यहाँ पर देखो क्या चीज़ हो गया, हमने सिद्ध कर दिया एस आर जो है पी क्यू के बराबर हो गया है, और हमने क्या चीज़ सिद्ध कर दी है, और हमने सिद्ध कर दिया है भाई एस आर जो है समांतर है एसी के और पी क्यू जो समांतर है एसी के। अच्छा, इनको भी साथ में लेके चलते हैं, इनको भी साथ में लेके चलते हैं, तो चौथा वाला थर्ड वाला पार्ट भी हम बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसको फर्स्ट पार्ट किया, इसको सेकंड किया, इसको थर्ड हमने कर दिया, इसको फोर्थ कर दिया है, और यहाँ पर हमने लिया है कौन कौन सा भाई, तो ये थर्ड सेकंड और फोर्थ को लिया है भाई, सेकंड और फोर्थ पार्ट को लिया है, तब जाके सॉल्व हुआ है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इस सेकंड और इस फोर्थ को हमने लिया है, हमने सिर्फ पॉइंट बदले हैं, क्वेश्चन सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो भाई यहाँ पर हम देख दिया एस आर पी क्यू के बराबर है, वो चीज़ आ चुका है। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या था, तो तीसरा है पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना था। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसकी बात करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, भाई इसमें क्या दिख रहा है आपको, भाई पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस में की बात करें, इसमें क्या है, तो इसमें हम देखेंगे भाई क्या, कि भाई इसमें देख पा रहे हैं कि भाई एस आर जो है वो ए सी के समांतर है और पी क्यू जो है वो ए सी के समांतर है, यानी कि हम कह सकते हैं समीकरण 1 से और 3 से हम कह सकते हैं कि भाई एस आर जो है वो पी क्यू के समांतर होगा, ये चीज़ होगी। तो भाई ये मैं यहाँ लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ समीकरण 1 तथा 3 से। ठीक है भाई, समीकरण 1 तथा 3 से क्या हो रहा है, तो यहां से हम कह सकते हैं भाई एस आर, एक मिनट, एस आर समांतर है पी क्यू के, एस आर समांतर है पी क्यू के, ये चीज हो गया। डन। अब उसके बाद समीकरण 2 तथा 4 से एस आर बराबर है पी क्यू के, भाई एक तो समांतर हो गया, एक बराबर हो गया, दो कंडीशन यहाँ पर आ गई है। ठीक है, एक यहाँ समांतर हो गया, एक बराबर हो गया। ओके, अब ये चीज़ जब आ जाती है, बराबर और समांतर किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं अगर समांतर भी है और बराबर भी है, तो वो चतुर्भुज आराम से समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको लिखा पांचवा समीकरण, इसको लिखा छठा समीकरण, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 5 तथा 6 से, छठा नहीं है, छठा ये है, समीकरण 5 तथा 6 से क्या होगा भाई, इससे कह सकते हैं चतुर्भुज पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है। डन। तो यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी और ये हमने सिद्ध कर दिया यहाँ पर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ये ले सकते हैं और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ये भी ले सकते हैं, और उसके बाद फाइनली फर्स्ट जो पेज है हमारा जिसमें हमने दिया है और सिद्ध करना है लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ ले सकते हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, बड़ा बेहतरीन आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमने बड़े अच्छी तरीके से समझा दिया और आपको समझ में आया भी होगा। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कहीं भी कोई भी पॉइंट में कोई भी इश्यू होता है, तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि सर यहाँ पर ये पॉइंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, या फिर अगर आपको चीज़ें समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रही है तो भाई वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा रिप्लाई कीजिए कि हाँ भाई हमें चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आ रही है और भी अच्छा हमें सीखना चाह रहे हैं और हमें बहुत अच्छा फ़ायदेमंद चीज़ें मिल रही है, मतलब अच्छा फ़ायदा इससे मिल रहा है। तो जैसे जैसे आप कमेंट करोगे तो वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि आप लोग कितना इस हमारे साथ इन्वॉल्व हो रहे हो। ओके, इस तरह से हमें पता चलेगा भाई कितने सपोर्ट में हो, और ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम और अच्छे इंप्रूव करते हुए अच्छी क्वालिटीज़ में आपके लिए कंटेंट लेके आते रहेंगे। ओके, चलो भाई इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
पर और अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज करता हूँ। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें दे रखा है ABCD एक सम चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज ABCD। तो ये मैंने बनाया यहाँ पर एक सम चतुर्भुज बना दिया हमने, इसका नाम रखा ABC और D। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसने ये कहा है कि इसमें PQRS क्रमशः AB BC CD DA का मध्य बिंदु है, यानी मैं यहाँ पर लिख दूँ ये PQR और ये S, ये 4 मध्य बिंदु है, चारों को हमने लिख दिया यहाँ पे। ओके, अब इसने कहा दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है, मतलब ये हमें सिद्ध करना है कि ये जो यहाँ छोटा चतुर्भुज इसके अंदर बन रहा है ये एक आयत है, ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है, ये एक आयत है, ये सिद्ध करना। और वो आयत कैसे सिद्ध होगा, तो यहाँ देखिए भाई कैसे होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, तो सबसे पहले हमने लिखा दिया है। दिया है की बात करें तो क्या क्या चीजें हमें दे रखी है इसमें, तो हमें यहाँ पर दे रखा है भाई चतुर्भुज ABCD सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज है, चलो भाई ठीक है। ये ABCD एक सम चतुर्भुज है, हमें दे रखा है। और सम चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होगी, यानी इसी के साथ अगर मैं लिखना चाहूँ कि भाई AB बराबर में BC बराबर में CD और बराबर में D है, ये चारों भुजाएं बराबर है, ये चीज़ हमें पता है। डन, चलो भाई ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, तो इसमें हमें सिद्ध करना है या फिर दर्शाना है। तो सिद्ध करना है कि कंडीशन में क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि PQRS जो है चतुर्भुज PQRS एक आयत है। अच्छा, आयत क्या होता है, तो बोलोगे सर आमने सामने की भुजा बराबर हो जाती है और समांतर हो जाती है, मतलब बराबर हो जाती है उसे आयत कहते हैं। तो भाई उससे तो समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आयत की कंडीशन में क्या है, तो आयत अगर आपको प्रूफ करना है तो इसका मतलब आमने सामने की भुजा बराबर तो होगी और साथ में उसके सारे कोण जो है 90 डिग्री के होंगे। और आपको सारे कोण निकालने की जरूरत नहीं है, आप एक कोण 90 का बना निकाल दो, उससे सारे कोण निकल जाएंगे अपने आप। ठीक है, यानी बस आपको बताना है कि आमने सामने की भुजा बराबर है और कोई भी एक कोण 90 का है, हम उसे आयत सिद्ध कर देंगे। डन, तो चलो भाई देखते हैं कैसे होगा। तो इसमें आते हैं सिद्ध में। अच्छा, सिद्ध करने से पहले इसमें एक रचना कर लेते हैं। रचना पे आते हैं यहाँ पे। ठीक है, रचना की बात करें तो रचना में क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक विकर्ण खींचते हैं। तो विकर्ण हमने क्या खींचा, तो विकर्ण की बात करें तो मैं एक विकर्ण यहाँ से ये खींच देता हूँ। ठीक है, और एक विकर्ण यहाँ से ऐसे खींच देता हूँ, ये 2 विकर्ण खींच दिए। डन, तो हमने यहाँ पर 2 विकर्ण खींचे हैं। रचना में है AC तथा DB को मिलाया गया। ठीक है भाई, AC और DB को मिलाया गया है। भाई AC और DB को मिला दिया गया है। डन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई ठीक है, अब आते हैं इसमें सिद्ध में। सिद्ध की बात करते हैं। तो सिद्ध में हमें सबसे पहले बताना है कि भाई ये पूरा आयत है, ये पूरी चीज़ें बतानी है। आयत बताने से पहले हम क्या करते हैं, आयत बताने के लिए क्या क्या चीज़ थी, तो पहले तो आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम बराबर करते हैं। बराबर कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज ADB में लेते हैं, त्रिभुज ADB में। तो हमने यहाँ पर किया भाई त्रिभुज ADB में, भाई यहाँ देखा हमने, तो इसमें हमने देखा कि P और S जो है वो मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे P तथा S भुजा, P किसका है, AB तथा AD के मध्य बिंदु हैं। ठीक है भाई, ये चीज हमें दे रखा है कि P और S मध्य बिंदु है त्रिभुज ABC के अंदर। अगर ये मध्य बिंदु को मिलाया गया वो, तो वो तीसरी भुजा जो नीचे वाली भुजा है उसके समांतर होगी और आधी होगी, ये तो हमें पता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं तब ये PS जो है ये समांतर हो जाएगा DB के, और जो PS है ये हाफ भी हो जाएगा DB के। ये दोनों चीज़ें कहती थी मध्य बिंदु परिमेय। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाई कैसे आ रहा है,
तो मध्य बिंदु परिमेय से आ रहे हैं। परिमेय से। चलो भाई ठीक है, इसमें भी सेम रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है। चलो यहां पर हमने देख लिया भाई पीएस जो इसके समांतर भी हो गया और हाफ भी हो गया, आधा भी हो गया। ओके, अब आते हैं त्रिभुज कौन सा, तो नीचे वाला त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, डी सी बी त्रिभुज लेते हैं। तो यहां पर मैं देखता हूं त्रिभुज डी सी बी में, भाई इसमें की बात करें, डी सी बी की बात करें तो आर क्यू भी मध्य बिंदु है तो भाई बिल्कुल है। तो यहां पर हम कह सकते हैं भाई आर क्यू भुजा डीसी तथा बीसी का मध्य बिंदु है। ठीक है भाई, ये मध्य बिंदु हो गया। अब मध्य बिंदु होने का मतलब क्या हो गया, मध्य बिंदु का मतलब हो गया कि ये आर क्यू है, ये भी समांतर हो जाएगा बीसी के और हाफ भी हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं तब आर क्यू समांतर है बीसी के और आर क्यू जो है वो हाफ है बीसी के। इसका रीजन भी आएगा मध्य बिंदु परिमेय ही आएगा। तो इसको मैंने लिख दिया भाई क्या, मध्य बिंदु परिमेय से, मध्य बिंदु परिमेय से। ठीक है, इसके साथ भी वही सेम टू सेम जाएगा। चलो भाई ठीक है, ये मध्य बिंदु परिमेय से हो गया, डन। चलो भाई ठीक है, अब यहां से हमें क्या दिख रहा है, तो यहां से हमें दिख रहा है कि भाई यहां पर ये रेखा इसके समांतर भी है और हाफ भी है, ये रेखा इसके समांतर भी है और हाफ भी है। यानी हम कह सकते हैं पीएस समांतर है डीबी के और पीएस समांतर है डीबी के। ठीक है, और आरक्यू समांतर है बीडी के, बीडी है, यहाँ पे बीडी है, सी नहीं डी है। एक मिनट, ठीक है, ये चीज आपके पास मतलब क्या है, ये इसके समांतर है और ये भी इसके समांतर है। क्या दोनों बातें यहां नहीं हो रही, पीएस भी डीबी के समांतर है और आरक्यू भी डीबी के समांतर है। अब दोनों ही रेखा, ये भी इसके समांतर है, ये भी, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दोनों समीकरण से कह सकते हैं कि पीएस भी आरक्यू के समांतर होगा तो भाई बिल्कुल होगा। अब मैं बताऊं पीएस जो है हाफ है डीबी के और आरक्यू है हाफ है डीबी के, यानी कि इन दोनों नीचे वाले समीकरण में देखा जाए तो पीएस आरक्यू के बराबर भी आ जाएगा बिल्कुल। चलो ठीक है, तो यहां से हम करते हैं भाई दोनों में समीकरण लिखते हैं। तो ये आ गया तुम्हारा समीकरण 1, ये आ गया समीकरण 2, इसकी बात करें तो ये आ गया समीकरण 3 और ये नीचे वाले समीकरण 4 आ गए। ठीक है, ये 4 समीकरण हमारे पास आ गया। अब इन 4 समीकरण का यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देखते हैं भाई समीकरण 1 और 2 से, 2 नहीं 3 है, ये 3 है आपके पास, समीकरण 1 और 3 से। तो हम यहां पर लिखते हैं भाई क्या, एक मिनट, समीकरण 1 तथा 3 से, भाई समीकरण 1 और 3 से देखते हैं क्या होने वाला है। तो समीकरण 1 और 3 से कहते हैं पीएस डीबी के समांतर है, आरक्यू डीबी के समांतर है, इसका मतलब पीएस और आरक्यू भी समांतर होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे पीएस समांतर होगा आरक्यू के। चलो भाई पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं हम किसमें, भाई समीकरण 2 और 4 में देखते हैं। तो यहां पर मैंने देखा क्या, तो यहां पर देखा समीकरण 2 तथा 4 में, भाई समीकरण 2 और 4 में देखेंगे क्या होगा। तो समीकरण 2 और 4 की बात करें तो यहां से हम कह सकते हैं पीएस भी हाफ है डीबी के और आरक्यू भी हाफ है डीबी के, यानी कि पीएस और आरक्यू बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे पीएस बराबर में आरक्यू हो जाएगा। अब किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर है और समांतर है तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं तब चतुर्भुज पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है।
ठीक है भाई। भाई ये समांतर भी हो गया, बराबर भी हो गया, तो समांतर चतुर्भुज आ गया। तो क्या हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना था अंदर वाला? तो नहीं, हमें तो आयत सिद्ध करना था। तो अब क्या करें भाई, ये तो गड़बड़ वाली बात है। आयत हमें चाहिए था और समांतर चतुर्भुज आ गया है। तो भाई हमें क्या करना है, एक कोण को 90 सिद्ध कर देते हैं, फिर हो जाएगा हमारा काम बिल्कुल आसान। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बीच में मैं ले लेता हूँ इसको O, ठीक है। इसमें यहाँ पर इस बिंदुओं को भी नाम लिख लेते हैं। नाम क्या लिखेंगे, नाम 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 कुछ भी लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई, कुछ भी लिख लिया हमने। M N P Q ये लिख दिया हमने नाम, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, नाम में हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है, लिख दिया हमने। अब मैं यहाँ पर बताऊँ, इस फिगर के अंदर, इस चित्र के अंदर, क्या MQ जो है वो MQ जो है वो ON के बराबर है, मतलब वो समांतर है? तो भाई है। क्यों है? क्योंकि हमने अभी देखा PQ जो है वो AC के समांतर था। भाई PQ AC के समांतर था। क्यों समांतर था? क्योंकि भाई ये दोनों तो मध्य बिंदु हैं, तो मध्य बिंदु में जो भी रेखा होती है वो विकर्ण के समांतर होती है। यही चीज़ हमने इस वाले में सिद्ध किया था, जब हमने इस त्रिभुज की बात की थी तो भी सिद्ध किया था हमने, भाई किया था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई क्या, कि भाई MQ है वो समांतर होगा ON के। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ MQ समांतर है ON के, तथा MQ समांतर है ON के। और ये क्यों समांतर है भाई, MQ ON के समांतर क्यों है? तो इसको सीधे लिखेंगे, क्योंकि PQ जो है वो AC के समांतर था। क्योंकि यहाँ पर लिख देते हैं इसमें, क्योंकि PQ समांतर है, PQ समांतर है AC के, ठीक है। और वो भी किससे भाई, मध्य बिंदु परिमेय। ठीक है भाई, ये चीज हो गया। यहां से हमने देख लिया भाई MQ जो है समांतर हो गया ON के, और OM जो है वो QN के समांतर है, ये भी होगा। तो भाई ये भी लिख सकता हूं मैं, OM जो है नेट OM ये समांतर हो जाएगा OM समांतर हो जाएगा NQ के। तो ये भी लिख दिया हमने। और रीजन सेम टू सेम होगा, रीजन में कोई अलग नहीं, हर चीज सेम टू सेम है। ठीक है भाई, क्यों सेम टू सेम है? क्योंकि भाई ये भी मध्य बिंदु परिमेय से ही सिद्ध हो रहा है। डन, चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद हमने देख लिया कि इस छोटे वाले चतुर्भुज के अंदर आमने सामने की भुजा समांतर हो गई है, तो ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, हो जाएगा। तो भाई बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद मैं लिख सकता हूं कि ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा, सॉरी बराबर नहीं होगा, हाँ बराबर ही होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में तो बराबर होते हैं सम्मुख कोण। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इन दोनों कोणों को बराबर? तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण MON, यहाँ पर लिखा मैंने कोण तब कोण MON बराबर होगा कोण, भाई कोण MON बराबर होगा MQN के। तो ये भी लिख दिया हमने, ठीक है भाई। MON जो है वो MQN के बराबर होगा, ये हमने लिख दिया है। चलो ठीक है। अब मैं इसमें इसके साथ रीजन क्या लिखा जाएगा? तो रीजन लिखा जाएगा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जो कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है भाई। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और ये रीजन हमने यहाँ पर डाल दिया, इस कारण से दोनों बराबर हो गए। अब एक चीज और देखिए, ये पूरा एक समचतुर्भुज था, और समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हैं। यानी कि ये कोण 90 का तो है ही है, ये क्वेश्चन में दे ही रखा है। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई कोण MON कोण MON बराबर में 90 डिग्री का होगा। और इसका रीजन क्या आ जाएगा? इसका रीजन ये हो जाएगा समचतुर्भुज के विकर्ण
एक दूसरे पर दूसरे के लंब समद्विभाजक। ठीक है भाई, लंब समद्विभाजक होते हैं, इसलिए यहाँ पर आ गया है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, ये कोण 90 डिग्री का आ गया। अगर ये 90 का आ गया है तो क्या मैं इसको 90 लिख सकता हूँ? तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, MON 90 है तो ये 90 का हो जाएगा। यानी अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ इन दोनों समीकरण से MQN भी 90 डिग्री का आ चुका है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। भाई कहाँ तक समीकरण हो चुके थे हमारे पास? 4 तक हो चुके थे, तो मैंने इसको लिखा 5, ठीक है, और इसको लिखा 6, और यहां पर लिख दिया समीकरण 5 तथा 6 से। समीकरण 5 तथा 6 से लिखा जा सकता है कि MON 90 का है तो MQN भी 90 का होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण MQN बराबर में 90 का होगा। और देखो MQN कौन सा कोण है यहाँ पर? तो हम देख सकते हैं भाई MQN, क्या इसको PQN नहीं, PQR नहीं लिखा जा सकता? भाई लिखा जा सकता है, सेम कोण है। तो हम लिख सकते हैं तथा कोण PQR 90 डिग्री का होगा। और इसी तरह से बाकी कोण भी 90 के हो जाएंगे। कोण PSR जो भी है सब 90 के होंगे। तो हम कह सकते हैं इसी तरह से, सबके नाम लिख देता हूं, नाम क्या भाई? QPS, कोण QPS बराबर में आएगा भाई क्या? QPS हो गया, PSR होगा बराबर में कोण SRQ होगा। और ये सभी भी 90 डिग्री के होंगे। अब किसी भी चतुर्भुज में चारों कोण 90 डिग्री के आ गए, इसका मतलब वो तो हो गया आयत। तो यहां पर हम कह सकते हैं तब PQRS ही नाम था इसका छोटे वाले का, तो यस PQRS एक आयत है। ठीक है, तो ये आयत आ चुका है और यही चीज हमें यहाँ सिद्ध करनी थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर भी ले सकते हो। और यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। और इसी के साथ हम इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज करता हूँ पहले और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो भाई प्रश्न 3 में क्या है भाई? ABCD एक आयत है भाई, इसमें पहले से आयत दे दिया है, चलो अच्छी बात है, जिसमें PQRS क्रमशः भुजा ABBCCD और DA का मध्य बिंदु है। चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है दर्शाइए कि चतुर्भुज PQR एक समचतुर्भुज है। तो भाई इसका पहले फिगर बनाता हूं। तो फिगर बनाने की बात की जाए तो यहां पर इसे तो एक आयत दे रखा है, ठीक है भाई। इसमें लिखा है ये A, ये लिखा B, ये लिखा C और ये लिखा D। और इसने कहा है PQRS क्या है? इनके मध्य बिंदु है। तो हमने लिख दिया भाई, यहाँ पर ये आ गया ये P, ये Q और ये R और ये S। ये 4 बिंदु हैं हमारे पास और चारों मध्य बिंदु हैं उनकी भुजाओं के, ठीक है। और इस चारों को मिलाया गया है। तो चारों को मिलाने से हमें यहाँ पर दिख रहा है बनता हुआ, ये हमें दिख रहा है। और हमें सिद्ध करना है कि जो रेड वाला पोर्शन है, जो चतुर्भुज दिख रहा है जिसका नाम है PQRS, ये एक समचतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। और समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है? तो समचतुर्भुज का मतलब है इनकी चारों भुजाएं बराबर हो जाए, समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है? चारों भुजाएं बराबर हो जाए, समचतुर्भुज हो जाएगा। तो भाई इसको देखते हैं भाई कैसे चारों भुजाएं बराबर होगी। तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहले लिखा दिया है, क्या क्या चीज़ दे रखी है। ये लिखा है दिया है, ठीक है। दिया है की बात करें तो दिया है में हम देख सकते हैं भाई ABCD एक आयत दिया हुआ है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ABCD एक आयत है, ठीक है भाई। ABCD एक आयत है, डन, चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या भाई? आयत तो है, उसके बाद हमें दे रखा है PQRS के मध्य बिंदु है, यानी हम लिख सकते हैं क्या? तब तथा, और क्या दे रखा है? AP बराबर में PB और BQ बराबर में QC
और दे रखा है आर सी बराबर में डी आर, और दे रखा है भाई ए एस बराबर में एस टी। ये चारों भुजाओं को मैंने लिख दिया है। वो भी कैसे कि अगर ये मध्य बिंदु है तो ए पी पी बी के बराबर तो होगा ही, क्यू मध्य बिंदु है तो ये दोनों बराबर होंगे, आर मध्य बिंदु है तो ये दोनों बराबर होंगे, और एस मध्य बिंदु है तो ये दोनों बराबर होंगे। और यही चारों चीज़ों को मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी थी। उसके बाद हमें देखना है भाई क्या सिद्ध करना है। ये लिखा हमने सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि कंडीशन में आते हैं तो यहां पर हमें पता है कि सिद्ध क्या करना है कि भाई चतुर्भुज पी क्यू आर एस ये सम चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है हमें। सम चतुर्भुज है भाई, ये चीज सिद्ध करना है। डन, चलो भाई ठीक है। अब आते हैं इसमें क्या कुछ रचना करनी पड़ेगी हमें, तो भाई रचना कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक करते हैं क्या, इसमें एक विकर्ण को जोड़ते हैं, ठीक है। विकर्ण को जोड़ेंगे फिर उस अकॉर्डिंग सॉल्व होगा यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं भाई रचना में, रचना जो हमने की है तो रचना में हम कह सकते हैं कि भाई डी और बी को मिलाया गया, ठीक है, और ए और सी को मिलाया गया, ठीक है। ये चीज़ हमने कर दी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, रचना में डी को बी से तथा ए को सी से मिलाया गया, ठीक है भाई। ये चीज़ मिला दिया गया, ये रचना के अंदर है। डन, चलो ठीक है। अब आते हैं इसमें सिद्ध पे। सिद्ध की बात करते हैं तो सिद्ध में हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो सिद्ध में हमें करना था सॉरी सिद्ध में तो सिद्ध ही करना है पूरा। तो सिद्ध में हम क्या करते हैं, तो यहाँ हमें एक त्रिभुज दिख रहा है। त्रिभुज क्या है, ए डी बी, एक त्रिभुज दिख रहा है हमें यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं दो मध्य बिंदु से को आपस में जोड़ा है, तो ये तो इसके बराबर और बराबर नहीं, समांतर और आधा होगा भाई, समांतर और हाफ होगा। यही चीज़ हमने मध्य बिंदु परिमेय पढ़ी थी भाई। देख लेना, मध्य बिंदु परिमेय का बहुत यूज़ हो रहा है, और इतने यूज़ करने के बाद भूल जाना हो ही नहीं सकता भाई। साथ में बने रहो, भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी के अंदर, तो हमने लिखा यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी में, भाई इसमें देखा तो त्रिभुज ए बी डी में हम कह सकते हैं कि भाई क्या होगा, एस पी जो है वो समांतर होगा डी बी के, एस पी समांतर होगा डी बी के, लिख दिया मैंने। एस पी है वो समांतर हो गया डी बी के, ठीक है। और एस पी जो है वो हाफ होगा किसके, डी बी के। ये दोनों चीज़ होगी। और ये क्यों होगा, तो इसका रीज़न ये है क्योंकि एस पी जो है, एस और पी जो है वो मध्य बिंदु था, और ये दोनों मध्य बिंदु था, मध्य बिंदु है तो ये इसके समांतर होगा ही होगा, ठीक है। और वो भी मध्य बिंदु परिमेय से। चलो इस चीज़ को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसमें हो रहा है भाई एस पी भुजा ए डी तथा ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है भाई, ये इसका मध्य बिंदु है। डन, चलो ठीक है। अब यहाँ पर मैंने देख लिया है कि एस पी इसके समांतर हो गया और इसका हाफ हो गया। इसका रीज़न भी लिख देते हैं। तो रीज़न हमारे पास है मध्य बिंदु परिमेय, ठीक है भाई। ये मध्य बिंदु परिमेय आ गया, और नीचे भी हमने सेम टू सेम करके और लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि एस पी जो है इसके समांतर आ रहा है और हाफ आ रहा है, ओके। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है। अब इसके बाद देखते हैं क्या होगा। इसके बाद क्या होगा, तो भाई यहाँ से एक चीज़ तो हो गई है, ये इसके समांतर, और सीधे ज़्यादा रीजन कुछ नहीं लिखना, सीधे लिखेंगे इसी तरह से आर क्यू भी इसके समांतर होगा और आधा होगा, ये चीज़ होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तथा इसी तरह लिखेंगे आर क्यू जो है वो बराबर होगा डी बी के, और साथ ही साथ में लिख सकते हैं आर क्यू जो होगा वो हाफ होगा डी बी के। भाई ये चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं भाई,
आर क्यू बराबर नहीं, ये समांतर है, ये बराबर लिख दिया, गलती हो गई। हाँ, आर क्यू जो है समांतर है डीबी के, आर क्यू इसके समांतर है, आर क्यू जो है इसके हाफ है। ये दो चीज पॉइंट हो गया। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से ये लिख सकते हैं कि यहां से हम देख पा रहे हैं एसपी डीबी के समांतर है और आर क्यू भी डीबी के समांतर है, यानी इन दोनों से कह सकते हैं एसपी और आर क्यू समांतर हो गए एक दूसरे के। होंगे तो भाई बिल्कुल होंगे। तो यहां पर मैं डालता हूं इसको समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3 और ये वाला समीकरण 4, ये चीज होगा। ठीक है, अब यहीं से हम कहेंगे भाई समीकरण 1 और 3 से ये क्या होने वाला है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 से। समीकरण 1 और 3 से हम कह सकते हैं कि भाई एसपी और आर क्यू क्या होंगे, आपस में समांतर होंगे, क्योंकि ये दोनों डीबी के समांतर थे। तो यहां से हम कह सकते हैं एसपी जो है समांतर होगा आर क्यू के। ठीक है, अब सेम समीकरण अब अगला कौन सा, सेकंड वाला और फोर्थ वाले से क्या कर सकते हैं, यानी हमने लिखा समीकरण 2 तथा 4 से। समीकरण 2 और 4 से हम क्या कर सकते हैं, तो समीकरण 2 और 4 से हम कह सकते हैं कि भाई एसपी भी समांतर बराबर होगा आरक्यू के, और वो क्यों, क्योंकि एसपी के राइट साइड में और आरक्यू के राइट साइड में दोनों तो सेम चीज है, तो भाई लेफ्ट भी सेम ही होगा। तो हम लिख सकते हैं एसपी बराबर में आरक्यू, बराबर में आरक्यू आ गया। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना था भाई, पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज सिद्ध करना था, और फिलहाल ये समांतर चतुर्भुज तो सिद्ध हो चुका है। समांतर कैसे हो चुका है, क्योंकि ये दोनों आमने सामने की भुजाएं क्या हो गई है, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो गई है और समांतर हो गई है। और जब ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर और समांतर होती है तो इसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ये होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई, इसको लिखा मैंने 5वीं समीकरण, इसको लिखा 6ठी समीकरण, और यहाँ से हम डायरेक्टली यही लिख देंगे क्या भाई, एक मिनट, समीकरण 5 तथा 6 से। ठीक है भाई, समीकरण 5 और 6 से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमने लिख दिया पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज, मतलब पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसका मतलब होता है समांतर चतुर्भुज, और वो हमने लिख दिया है। डन, चलो ठीक है। क्या हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना था, तो नहीं, समांतर नहीं करना था, हमें तो सम चतुर्भुज करना था। और फर्क क्या है दोनों में, फर्क ये है कि भाई समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं समांतर होती है। यानी अगर मैं यहाँ पर किसी तरीके से इन दोनों भुजाओं को बराबर कर दूं तो हम मतलब क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई कैसे सॉल्व होगा, तो इसको करने के लिए हम देखते हैं भाई क्या है, यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ पर क्या है, त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई त्रिभुज ए बी सी में, इसमें भी हम लिख सकते हैं कि भाई पी क्यू जो वो ए सी के समांतर होगा और आधा होगा। भाई होगा कि नहीं होगा, तो भाई बिल्कुल होगा। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ भाई क्या है, भाई क्या लिखा मैंने, पी क्यू भुजा, भुजा का नाम क्या है भाई, पी के लिए भुजा है ए बी और क्यू के लिए है बी सी, ए बी तथा बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है भाई, ये क्या हो रहा है, पी क्यू जो है वो ए बी और बी सी का मध्य बिंदु है। इतनी बात तो हो गई, चलो ठीक है, ये बात हो चुकी है भाई, ये मध्य बिंदु है और ये मध्य बिंदु है। अब इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, तो भाई नेक्स्ट क्या होगा, तो भाई नेक्स्ट में हम देखेंगे अगर ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब पी क्यू जो है, इसका मतलब ये जो पी क्यू है वो इसके समांतर होगा, और लिख दिया मैंने तब पी क्यू समांतर हो गया ए सी के, ए सी ही नाम है ना, हाँ ठीक है, और पी क्यू जो है वो बराबर हो गया है हाफ ए सी के। भाई ये चीज़ हो चुकी है, डन, ये चीज़ हो चुका है। उसका रीज़न क्या होगा, तो रीज़न की बात करें तो यहाँ पर रीज़न वही आएगा, रीज़न आएगा हमारे पास एक मिनट, मध्य बिंदु प्रमेय।
भाई ये चीज़ आ रही है, ठीक है। इसका भी सेम रीजन आएगा, ओके भाई ये चीज़ तो आ चुकी है। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसको भी एक समीकरण मान लेते हैं। समीकरण कहाँ तक पहुँच चुके थे हम, तो हम समीकरण 6 तक पहुँच चुके थे, इसको 7वां मानते हैं, ठीक है। तो हमने इस समीकरण को मान लिया भाई 7वां समीकरण है, ये हमने 7वां समीकरण मान लिया है, ठीक है भाई, 7वां समीकरण मान लिया है। अब देखो क्या चीज़ है, पी क्यू हाफ है ए सी के, भाई पी क्यू जो है वो हाफ है ए सी के, ठीक है भाई। अब ए सी किसके बराबर था, तो भाई ए सी तो बी डी के बराबर था, भाई ए सी बी डी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं भाई क्या चीज़ यहाँ पर, भाई ए सी जो है वो बराबर है बी डी के, और इसका रीज़न क्या होगा, भाई इसका रीज़न क्या होगा बताइए। तो इसके रीज़न की बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, एक मिनट ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये है बी और डी, अरे यार रेड कहाँ से आ रहा है, बी और डी, ये ना भाई ए सी और बी डी आपस में बराबर है, ये हमने लिख दिया है। और इसके रीज़न में आते हैं भाई ए सी बी डी के बराबर है, और ये इसलिए है क्योंकि ये ए बी सी डी एक आयत है, और ये तो आप लोगों को पता ही है कि भाई आयत अगर है, ये पूरा एक आयत है, तो इसके विकर्ण बराबर होंगे, विकर्ण बराबर होते हैं आयत के, तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर विकर्ण बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको भी अगला पॉइंट मान लिया, जैसे 7वां था, और इसको मान लिया है 8वां, ठीक है। अब देखो क्या चीज़ हो रहा है यहाँ पे देख सकते हो आप कि भाई ये ए क्यू जो है वो ए सी का हाफ है, ठीक है। चलो आर क्यू जो है वो बी डी का हाफ है, और ए सी और बी डी तो बराबर थे। देखो मैं इसमें देखता हूँ यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, आर क्यू जो है वो बी डी का हाफ है, ठीक है। और बी डी क्या था, बी डी तो ए सी के बराबर था, तो आर क्यू ए सी का भी तो हाफ होगा, भाई बिल्कुल होगा। इस कंडीशन से हम कह सकते हैं पी क्यू और आर क्यू है जो दोनों आपस में बराबर हो गए हैं, क्योंकि आर क्यू ए सी का हाफ था, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। देखो आर क्यू जो है, आर क्यू कहाँ गया, अच्छा आर क्यू नहीं पी क्यू नाम है उसका, क्या नाम है, पी क्यू, हाँ ये पी क्यू जो है वो ए सी का हाफ है, ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, पी क्यू ए सी का हाफ है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं आर क्यू जो है ये भी ए सी का ही हाफ है, क्योंकि डी बी तो ए सी ही होता है, ठीक है, डी बी ए सी ही होता है, भाई ए सी और डी बी बराबर है, ये चीज़ आ रहा है, इसीलिए हम इन दोनों समीकरण से आपस में बराबर कर देंगे इनको। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ समीकरण क्या नाम है भाई, चौथा समीकरण है, ठीक है भाई, लिखा चौथा। और उसके बाद ये वाला कौन सा है, तो 7वां, और तथा समीकरण 8वां। इन तीनों समीकरण से हम देख पा रहे हैं भाई चौथे और 7वें से तो देखा तो पी क्यू और आर क्यू आपस में बराबर हुआ, ठीक है। और वो आपस में बराबर इसलिए हुआ है क्योंकि बी डी और ए सी आपस में बराबर थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई, अब ये चीज़ आ चुका है कि भाई पी क्यू और आर क्यू बराबर हैं, ठीक है भाई। अब देखो हमने क्या क्या चीज़ें देख ली। हमने देखा भाई ये एक समांतर चतुर्भुज था, पी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज था, और समांतर चतुर्भुज के लगातार वाले भुजाएं, लगातार मतलब यहाँ पर ये पूरा एक समांतर चतुर्भुज है, और ये भुजा इसके बराबर हो चुका है, इसके बराबर हो चुका है। इस कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि ये पी क्यू आर एस के चारों भुजाएं बराबर हैं। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं, सीधे इसमें लिख देंगे इसके बाद, इसी तरह से क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर में क्यू आर, क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर में क्यू आर बराबर में आर एस बराबर में एस पी। और लिख देंगे तब पी क्यू आर एस समचतुर्भुज है। डन। तो ये आ गया एक समचतुर्भुज है, और हमें यहाँ पर यही सिद्ध करना था एक समचतुर्भुज है, और ये यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये भी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो,
हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास चौथा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें चित्र भी हमें दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या रखा है भाई, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ये ABCD जो है एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, तो वह चतुर्भुज जिसमें कोई दो भुजाएं, कोई सा एक पेयर जो होगा, दो भुजाएं होंगी, वो आपस में समांतर होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये DC जो है AB के समांतर है, ठीक है, ये एक समलंब चतुर्भुज है। तो वही क्या रखा है, AB जो है DC के समांतर है। अब उसमें क्या रखा है, साथ ही BD का विकर्ण, जो BD है, ये जो BD जो है वो एक विकर्ण है, BD एक विकर्ण है, कहानी BD एक विकर्ण है। और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। ये जो E जो है वो AD का मध्य बिंदु है। चलो भाई, अच्छी बात, बहुत सारी चीज़ दे रखी है। अब E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई, यहाँ से ये एक रेखा ये समांतर खींची गई है, वो AB के समांतर है, याद रखना। चलो ठीक है। अब इसने कहा जो BC को F पर प्रतिच्छेद कर रही है, जो BC को F पर प्रतिच्छेद कर रही है, और हमें बताना है, दर्शाना है कि F BC का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहला काम क्या, तो सबसे पहला काम भाई क्या क्या चीज दे रखी है पहले वो लिखेंगे कि क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो पहले हमने लिखा दिया है, दिया है। अब दिया है के बारे में देखें तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि भाई ABCD समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर क्या दे रखा है, AB जो है समांतर है DC के। भाई AB DC के समांतर, ये चीज दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है भाई, और हमें दे रखा है E जो है वो AD का मध्य बिंदु है। यानी मैं कह सकता हूं कि भाई इसमें दे रखा है DE बराबर है EA के। भाई ये चीज दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद क्या दे रखा है, तो ये EF जो है वो समांतर है AB के। यानी मैं कह सकता हूं EF समांतर है AB के। चलो ठीक है, EF भी AB के समांतर हो गया। इतनी चीजें हमें दे रखी है, और हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है की बात करें तो यहां पर हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि F जो है BC का मध्य बिंदु है। यानी कि भाई CF बराबर है FB के। भाई ये चीज हमें सिद्ध करनी है कि भाई ये CF जो है वो FB के बराबर है। डन। तो भाई ये भी हमने लिख दिया। अब इसको सिद्ध करते हैं, और सिद्ध होगा कैसे ये देखते हैं। चलो भाई देखते हैं। यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले सिद्ध पे। सिद्ध की बात करें तो यहां आपको एक त्रिभुज लेना है। कौन सा त्रिभुज लें, तो भाई यहां हमें पता है ये रेखा इसके समांतर है, तो हमने त्रिभुज लिया कौन सा, DAB, ये त्रिभुज ले लिया है। तो यहां मैं अगर इस त्रिभुज को लेता हूं तो त्रिभुज DA और B में, अच्छा एक चीज और, यहां पर इस बिंदु का कुछ नाम हम दे सकते हैं। इसका बिंदु का नाम हम लिख लेते हैं G लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब यहां पर देखो क्या है, DAB, ये DAB हमने त्रिभुज लिया, और इस त्रिभुज के अंदर क्या है, इसमें हमें मालूम है ये EG जो है वो समांतर है AB के। ठीक है, हम यहां पर लिखेंगे भाई EG समांतर है AB के। ठीक है भाई, ये समांतर हो गया। और साथ में हमें पता है कि भाई AE जो है बराबर में ED के है। ठीक है भाई, ये AE जो है वो ED के बराबर है, ये भी चीज दे रखा है। यानी कि E मध्य बिंदु दे रखा है। डन। और ये रेखा इसके समांतर दे रखी है। दो कंडीशन दे रखी है, और जहां ये दो कंडीशन दिख जाए उसे कहते हैं मध्य बिंदु पर मैं यहां पर फॉलो कर रहा है। अब मध्य बिंदु पर मैं फॉलो करने का मतलब यहां पर क्या आएगा, यहां हम लिख सकते हैं भाई, एक मिनट, तब हम यहां पर तब लिख सकते हैं कि G जो है वो DB का मध्य बिंदु है। तब G DB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है।
चलो भाई ठीक है, डी जो है वो जीबी का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु आ गया है भाई डी जीबी का, क्या हमें ये ज्ञात करना था कि भाई जी जो है, क्या हमें ये ज्ञात करना था जी डीबी का मध्य बिंदु है? तो बोलोगे सर ये तो नहीं ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना है एफ बिंदु मध्य बिंदु। तो अब क्या करें? तो अब क्या करते हैं, तो एक स्टेप और चलेगा। एक स्टेप क्यों चलेगा? तो अब हम करेंगे इस त्रिभुज का यूज करेंगे, और इस त्रिभुज का नाम क्या है? तो त्रिभुज का नाम है बी डी सी, यही नाम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी में। अब इसमें की बात करें तो यहां पर आपको पता है जी मध्य बिंदु है, तो हम कह सकते हैं डी जी बराबर में है जी बी। ठीक है, ये हमने क्या किया है, ऊपर सिद्ध किया है भाई, अभी सिद्ध किया हमने तो वही लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है भाई, ये चीज हमने देख लिया भाई, डी जी जो है वो जीबी के बराबर है, और ये हमने ऊपर सिद्ध किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं भाई आगे क्या है। हाँ जी, आगे क्या चीज हो गया है, तो भाई यहां पर जी एफ जो है वो समांतर है डीसी के, जी एफ समांतर है डीसी के, भाई ये चीज हो गई। और इसका रीजन क्या होगा भाई, ये जी एफ जो है वो समांतर है डीसी के, तो इसका रीजन क्या होगा? तो इसकी बात करें तो ये चीज तो हमें दे ही रखी थी, शुरू में ही दे रखा है ए बी समांतर है डीसी के, भाई ए बी समांतर है डीसी के, और ई एफ ये इसके समांतर। तो यहां से क्या होगा, जब ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, तो तीनों आपस में समांतर होंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे भाई ये भी चीज हमें दिया था, दिया है, क्या दिया है भाई, ए बी समांतर डी सी समांतर ई एफ। ठीक है, ये चीज हमें दे रखी थी, इसी कारण बस हमने इसको लिख दिया। डन, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई बहुत बढ़िया। अब यहां पर हम देख सकते हैं जी मध्य बिंदु था, अब मध्य बिंदु होने की वजह से ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और उसी अनुसार से अगर ये रेखा इसके समांतर है और मध्य बिंदु से होकर गुजर रहा है, तो सामने वाली भुजा को भी मध्य बिंदु पर ही काटता है, और ये आपका मध्य बिंदु पर ही में था। तो हम यहां पर लिख सकते हैं तब, एक मिनट, हाँ लिख दिया, तब भाई हाँ जी, तब हम कह सकते हैं एफ बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, और इसका रीजन क्या आ जाएगा, तो रीजन आ गया आपका मध्य बिंदु परिमेय से। परिमेय से, चलो भाई ठीक है, ये आपका आता है मध्य बिंदु परिमेय से। तो हमने यहाँ पर सिद्ध देख लिया है कि एफ जो है वो इसका मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु परिमेय से सिद्ध हो चुका है, और यही हमें याद करना था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ये पूरा एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है ई और एफ क्रमशः भुजा ए बी और सी डी, ई और एफ, ई ए बी का मध्य बिंदु और एफ जो है डी सी का मध्य बिंदु दे रखा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब उसके बाद देखते हैं भाई, दर्शाइए कि रेखाखंड, भाई क्या दर्शाना है कि रेखाखंड ए एफ और ई सी, ए एफ और ई सी जो है वो विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करता है। मतलब कि ये जो दो रेखाएं हैं ना, वो इसको 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 इन तीनों को तीन बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि समत्रिभाजित मतलब क्या होता है, समान तीन भागों में बांटना। तो भाई ये तीनों भागों में समान तीन भागों में बट रहा है। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या चीज दे रखी है। लिखा भाई दिया है तो दिया है कि कंडीशन में आते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले हमें दे रखा है भाई ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, ये चीज लिख दी हमने। ओके चलो भाई ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या रखा है भाई, ई और एफ मध्य बिंदु है, यानी कि हम कह सकते हैं डी एफ बराबर में एफ सी है, और साथ में ए ई बराबर में ई बी है। भाई ये चीज दे रखा है, भाई ये इसके बराबर दे रखा है और ये इसके बराबर दे रखा है। डन, चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद और हमें सिद्ध क्या करना है इसमें, तो सिद्ध करना है वो अलग से लिख देते हैं यहां पर, सिद्ध
करना है। भाई इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध हमें करना था समत्रिभाजित कर रहा है। अब समत्रिभाजित क्या कर रहे हैं, तो ये रेखा और ये रेखा, इस पूरी बीडी रेखा को समत्रिभाजित समान 3 भागों में बांट रहा है। जैसा कि लिखा है हमारे पास, दर्शाइए कि AF और EC, AF क्या है, ये AF और ये EC जो है वो विकर्ण BD को समत्रिभाजित करता है। ये हमें सिद्ध करना है, यानी कि हम लिख देते हैं इसमें DP बराबर में PQ बराबर में BC, हम यही चीज लिख देते हैं यहाँ पे। भाई हमने सिद्ध करना है DP बराबर में PQ बराबर में QB। भाई ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अब आते हैं इसमें सिद्ध में। सिद्ध में क्या होगा, तो सिद्ध की बात करें तो सिद्ध में हम कह सकते हैं, यहाँ कुछ बराबर बराबर दिख रहे हैं, कैसे क्या करें, तो यहाँ मैं पहले क्या बताता हूँ कि भाई अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होती तो शायद थोड़ा मजा आ जाता, थोड़ा कुछ हो सकता था। तो भाई इसको करने के लिए हम देखते हैं, तो क्या आपको पता है ऐसा कुछ कि भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है DC जो है वो समांतर है AB के। क्या मैं ये सही लिख रहा हूँ, DC AB के समांतर है, ये DC AB के समांतर है। तो भाई बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि भाई ABCD एक समांतर चतुर्भुज था और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, और वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, अगर DC, अगर ये पूरा DC पूरे के समांतर, तो क्या आधा आधे के समांतर नहीं होगा, तो भाई बिल्कुल होगा। तो हम यहाँ पर पहले रीजन लिख देते हैं, क्या, ABCD समांतर चतुर्भुज है, इसलिए पैरेललोग्राम, ये समांतर चतुर्भुज का साइन है। डन, चलो ठीक है। अब ये चीज कर दिया हमने, कब हम लिखेंगे यहाँ पर, तब DC का आधा क्या है, FC भी समांतर होगा AE के, भाई यही होगा। ठीक है, ये चीज आ गया है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट बात हम क्या करते हैं, तो नेक्स्ट बात क्या मैं लिख सकता हूं, DC बराबर में है AB के। तो भाई समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है, जो कि लिखा था, और बराबर भी होती है, तो हम यहाँ पर बराबर भी लिख सकते हैं, और इसका रीजन भी सेम टू सेम आएगा, कोई अलग नहीं, सेम टू सेम रीजन आएगा। अब मैं इसमें बात करूं, DC का अगर आधा किया जाए तो क्या होगा, यानी मैं लिखूं यहाँ पर DC का हाफ बराबर में AB का हाफ लिखूं, तो क्या होगा ये, भाई DC का हाफ क्या होगा, इस पूरे DC का आधा क्या होगा, तो मध्य बिंदु जो है उसको आधा कर ही रहा है, यानी क्या मैं उसको EF लिख सकता, सॉरी FC लिख सकता हूं, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां लिखा हमने FC बराबर हो जाएगा, और नीचे की बात करें तो इसका आधा क्या होगा, तो AE होगा, तो क्या मैं AE लिख सकता हूं, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, ये AE आ चुका है। ठीक है भाई, यहां से हम देख सकते हैं भाई FC और DC और FC, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ हम देख सकते हैं भाई FC और AE आपस में समांतर हैं, और FC और AE आपस में बराबर हैं, और किसी भी चतुर्भुज में अगर आमने सामने की भुजाओं का एक पेयर भी बराबर हो और समांतर होता है तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई कौन सा समीकरण है, ये पहला और ये दूसरा, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। भाई दोनों समीकरण से हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर AECF चतुर्भुज AECF ये हो गया है पैरेललोग्राम, मतलब समांतर चतुर्भुज हो चुका है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई ठीक है, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब अगर ये समांतर चतुर्भुज हो गया, यानी इसकी ये भुजा भी इसके समांतर होगी, यानी हम लिख सकते हैं तब AF जो है वो समांतर हो जाएगा EC के। भाई AF जो है EC के समांतर हो जाएगा, इतनी बात होगी, और ये चीज़ हमें हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और वो कैसे, तो अब हम लेंगे त्रिभुज कौन सा, तो त्रिभुज अब ले रहे हैं हम DCQ, इस त्रिभुज को लेंगे और इस त्रिभुज में देखते हैं भाई इस त्रिभुज में क्या देख रहे हैं। तो हमने लिया पहले त्रिभुज, भाई एक मिनट, त्रिभुज DCQ में, भाई इस त्रिभुज की बात करते हैं, तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पर त्रिभुज DCQ में। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर F मध्य बिंदु है, तो मैंने लिखा भाई FDC का मध्य बिंदु है, FDC का मध्य बिंदु है। ठीक है भाई, और उसके साथ साथ क्या चीज दे रखा है, उसके साथ साथ ये FP जो है वो समांतर है CQ के, ये भाई FP जो है समांतर है CQ के।
ठीक है भाई, सी क्यू नाम है ना उसका, हाँ ठीक है, सी क्यू के समांतर है। अब ये दो चीज़ें आती है, इसका भी रीज़न मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसका रीज़न लिख सकता हूँ भाई, ऊपर सिद्ध किया है हमने, सिद्ध किया है, ठीक है भाई। ऊपर सिद्ध किया हमने कि एफ पी जो है वो सी क्यू के समांतर है, एफ पी की बात करें तो ये एफ पी जो है सी क्यू के समांतर है, ये चीज़ हो गया। अब हमने क्वेश्चन में ये देखा है कि भाई ये मध्य बिंदु से एक रेखा जा रही है वो जो कि एक भुजा के समांतर है, तो जाहिर सी बात है वो तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तब, यहाँ पर सीधे लिखेंगे हम तब P बिंदु जो है, जो ये P बिंदु है वो DQ को समद्विभाजित कर रही है, तो तब P DQ को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, ठीक है। तब इसमें क्या करते हैं, P जो है वो DQ को समद्विभाजित कर रहा है। ओके, तो भाई यहाँ तो चीज़ें आ गई है, भाई P जो है DQ को समद्विभाजित कर रहा है, तो इस कंडीशन से क्या मिला हमें, तो इस कंडीशन से हमें ये मिला कि समद्विभाजित का मतलब DP और PQ आपस में बराबर हो गया, ये चीज हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं तब DP बराबर में PQ हो चुका है, ठीक है, ये चीज़ आ चुकी है। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो अब त्रिभुज लेते हैं हम नेक्स्ट वाला, और इस त्रिभुज को ले लेते हैं जो कि ये ABP त्रिभुज में देखते हैं। तो अब आते हैं हम किसमें, त्रिभुज ABP में, त्रिभुज ABP में भाई इसमें की बात करें तो इसके अंदर भी एक मध्य बिंदु है, E एक मध्य बिंदु है तो भाई E अगर मध्य बिंदु है तो मैं इसको लिख ही देता हूं पहले तो, भाई E AB का मध्य बिंदु है, चलो भाई पहली बात तो मध्य बिंदु वाली बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये मध्य बिंदु और उसी मध्य बिंदु से एक रेखा खींची जा रही है जो दूसरी रेखा के समांतर है, तो तीसरी रेखा को भी तो मध्य बिंदु पर ही काटेगी। तो फिलहाल क्या भाई EQ समांतर है PA के, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे EQ समांतर है PA के, ठीक है भाई। और ये भी हमने ऊपर सिद्ध किया हुआ है इसलिए हमने लिख दिया है, क्योंकि हमने इसमें सिद्ध में तो पूरा ही सिद्ध कर दिया था ना, ये दोनों आपस में समांतर है, तो हमारा छोटे छोटे भी तो समांतर होंगे, तो सीधे हम लिखेंगे ऊपर सिद्ध किया हुआ है, ऊपर सिद्ध किया है। चलो भाई ठीक है। अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि रेखा E जो बिंदु है AB को AB का मध्य बिंदु है और साथ में रेखाएं समांतर भी हैं, ठीक है। हमने बार से आपको बताता हूं मैं, E जो है वो इसका मध्य बिंदु, एक भुजा का मध्य बिंदु है, और वहां से जो रेखा है वो दूसरी भुजा के समांतर भी है, तो तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर ही काटेगा। तो हम लिखेंगे तब Q PB का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। और इसका रीजन क्या आएगा, तो इसका रीजन आ जाएगा मध्य बिंदु परिमेय, ठीक है भाई। मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं कि ये दोनों, ये Q जो है वो PB का मध्य बिंदु है। डन, ठीक है। अब देखो क्या चीज है, अगर Q इस पूरे का मध्य बिंदु है इसका मतलब PQ QB के बराबर होगा, यही होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं तब PQ बराबर में होगा QB के, ठीक है भाई। PQ जो है वो QB के बराबर होगा। अब देखिए क्या चीज हो गया, हमने इसको इसके बराबर कर दिया और इसको इसके बराबर कर दिया, यानी तीनों बराबर भागों में हो गए हैं। यानी अब मैं लिख सकता हूं क्या चीज भाई, यहां पर लिख सकता हूं, कहाँ गया ये आगे समीकरण हमने कौन कौन सी समीकरण ले ली है, तो भाई पहला और दूसरा ले चुके हैं, तो ये आ जाएगा तीसरा और ये चौथा। यहाँ देखिए क्या है, DP PQ के बराबर है और PQ QB के बराबर है, इन दोनों समीकरण से लिखेंगे तो तीनों आपस में बराबर जाएंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं समीकरण तीन तथा 4 से
समीकरण 3 तथा 4 से क्या होगा? तो समीकरण 3 और 4 से हम कह सकते हैं dp बराबर में pq, dp बराबर में pq बराबर में qb, ये तीनों भुजाएं बराबर होगी। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है, तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और वो सिद्ध कर चुके हैं, तो सिद्ध हो चुका है, सीधे लिख देते हैं भाई इति सिद्धम। चलो भाई डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ये ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, हाँ जी। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो छठा क्वेश्चन में दे रखा है दर्शाइए किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु, कोई चतुर्भुज है उसके सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करती है। भाई ये क्या कहना चाह रहा है? तो कहना ये चाह रहा है कि एक चतुर्भुज मैंने बना दिया ऐसे, ठीक है भाई, कैसा चतुर्भुज मुझे नहीं मालूम, कोई ऐसा चतुर्भुज टेढ़ा मेढ़ा सा चतुर्भुज बना दिया, ठीक है। अब इसने ये कहा है इसके चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया गया, मतलब मध्य बिंदु है यहाँ पे, ये मैंने कर दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है और ये आ गया पी क्यू आर और एस है। चलो ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर मैं इसके मध्य बिंदु को, आमने सामने के मध्य बिंदु को मिलाऊं, यानी कि इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो भाई ये जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, मतलब ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। तो ये कहना चाह रहा है कि दर्शाइए किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं, सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, जो मिलाने वाले रेखाखंड, एक रेखाखंड ये है और एक रेखाखंड ये है, ये क्या कर रहा है? परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को बराबर दो हिस्सों में बांटते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं, इसलिए का मतलब समद्विभाजित करते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। डन। चलो भाई इसको सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आते हैं दिया है, लिखा भाई दिया है। तो दिया है में क्या कह रखा है भाई? पर कुछ ज़्यादा नहीं दे रखा है इसमें, जस्ट ये दे रखा है कि भाई चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी सी डी चतुर्भुज दे रखा है, नहीं पता समांतर है, सम चतुर्भुज है, आयत है, क्या है कुछ नहीं पता, बस चतुर्भुज पता है, ठीक है। ये चतुर्भुज दे रखा है और साथ में ये कह रखा है कि ये चारों बिंदु क्या है? मध्य बिंदु हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई ए पी बराबर में पी बी दे रखा है और बी आर बराबर में आर सी दे रखा है और साथ में एस सी बराबर में डी एस दे रखा है और साथ में ए क्यू बराबर में क्यू डी दे रखा है। भाई ये चीज़ें हमें दे रखी हैं। ओके भाई ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये चार चीज़ दे रखी है। ओके अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है की कंडीशन में आते हैं। तो यहाँ सिद्ध करने में मैं बताना चाहूँगा कि भाई ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि मैं अगर बीच वाले बिंदु को O मानता हूँ तो भाई PO, यानी मैं लिख सकता हूँ भाई क्या चीज़? PO बराबर में OS आएगा और QO बराबर में OR आएगा। भाई ये चीज़ें होगी हमारे पास, ठीक है भाई, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। डन। चलो ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सिद्ध पे। रचना भाई रचना में क्या किया हमने? तो पहले हम क्या करते हैं, इनको पहले मिलाते हैं। इस डी को हमने बी से मिला दिया। क्या अब बोलोगे सर सेंटर से नहीं जा रहा? कोई बात नहीं, सेंटर से मत जाए, हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सेंटर से तभी जाएगा जब ये आयत होगा या समचतुर्भुज होगा या वर्ग होगा, तभी जा सकता है। फिलहाल तो ये हमें नहीं पता ना कैसे चतुर्भुज है, तो भाई कहीं से भी जा सकता है, तो हमने ऐसा बना दिया। और साथ में हम क्या करते हैं भाई, इनको भी मिलाते हैं। भाई हमने इसको मिला लिया आपस में, इसको मिला लिया, इसको मिला लिया और इसको मिला लिया, इन चीज़ों को हमने मिला लिया। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो लिखने में क्या चीज़ आ रहा है हमारे पास? हम कहेंगे भाई पी क्यू पी आर आर एस तथा एस क्यू को मिलाया गया। ठीक है भाई, ये चीज़ मिला दिया गया। और साथ साथ में क्या चीज़ है, इसके एक विकर्ण को भी मिलाया, मतलब डी को भी बी से मिलाया गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे तथा डी को बी से मिलाया गया। ठीक है भाई, इतनी बात तो हो गई है। अब आते हैं इसमें सिद्ध पे।
सिद्ध में किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आपको बताया जाए, देखा जाए, मतलब आप देख सकते हो कि भाई त्रिभुज ए डी बी के अंदर भाई पी और क्यू इन दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु, उनको मिलाओगे तो तीसरी भुजा के समांतर और आधा होगा। वही होगा, तो भाई बिल्कुल होगा। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ भाई, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ भाई, तो त्रिभुज क्या नाम है, ए बी डी में भाई इसमें मैंने देखा कि भाई पी और क्यू भुजा ए बी तथा ए डी का मध्य बिंदु है। ठीक है भाई, ये चीज हमने लिख दिया भाई, P और Q जो है ए बी और ए डी का मध्य बिंदु है, और तब ये रेखा इसके समांतर होगी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि तब पी क्यू जो है वो समांतर होगा एस आर के, ठीक है, और पी क्यू जो है वो बराबर होगा, सॉरी एस आर कहाँ से आ गया, पी क्यू है समांतर होगा डी बी के होगा, एस आर नहीं होगा, एस आर बहुत दूर चले गए, डी बी, ठीक है। और पी क्यू जो है, ये पी क्यू जो है वो डी बी का हाफ होगा, आधा होगा, तो हम यहाँ आधा भी लिखेंगे। ठीक है भाई, इतनी बात हो गई। और इसका रीजन क्या आएगा, तो भाई रीजन आ रहा है मध्य बिंदु परिमेय। मध्य बिंदु प्रमेय, ये चीज आ चुका है। और नीचे का रीजन भी सेम टू सेम जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चीज आ गया है। ओके, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे भाई इसी तरह से, ज़्यादा बार बार से प्रूफ हर चीज़ करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे इसी तरह से। ठीक है, जैसे कि हमने इसको इसके समांतर और आधा कर दिया है, इसी तरह से हम एस आर को भी इसके समांतर और आधा कर सकते हैं। और हमने सीधे लिखा इसी तरह से, क्योंकि रीजन सेम चलना है तो बार बार रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार हमने लिख दिया, अगली बार से इसी तरह से चलेंगे सीधे। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई एस आर जो है वो समांतर होगा बी डी के, और एस आर जो है वो हाफ होगा बी डी के। भाई ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है, ये चीज हमारे पास आ चुका है। अब यहां से हम क्या देख सकते हैं भाई, यहां से समीकरण 1, 2, 3 और 4, इन समीकरण से हम क्या देख सकते हैं, तो यहां से देख सकते हैं कि भाई ये रेखा इसके समांतर और ये रेखा बीडी के समांतर, दोनों सेम हो गए। इस हिसाब से पी क्यू और एस आर भी समांतर हो गए, हुए कि नहीं हुए भाई, देख सकते हो पी क्यू डी बी के समांतर है, एस आर डी बी के समांतर है, तो पी क्यू भी एस आर के समांतर होगा। डन। यहाँ देखें पी क्यू हाफ डी बी है और एस आर ये भी हाफ डी बी है, यानी इससे पी क्यू और एस आर भी आपस में बराबर हुए हैं। तो यहाँ से मैं सीधे लिख सकता हूँ क्या भाई, कि समीकरण, एक मिनट, समीकरण मिट गए तो समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से, भाई इन चार समीकरण से हम कह सकते हैं कि भाई आमने सामने की भुजा समांतर हो गई, यानी पी क्यू समांतर आर एस हो गया है। भाई पी क्यू समांतर हो गया आर एस के, और पी क्यू बराबर हो गया आर एस के। ठीक है भाई, यहाँ हम देख सकते हैं पी क्यू समांतर हो गया आर एस के और पी क्यू बराबर भी हो गया आर एस के। अब इस कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं भाई, किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने का एक पेयर भी समांतर और बराबर होता है तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं तब चतुर्भुज पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है। भाई तब ये समांतर चतुर्भुज है, तो यानी हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया ये जो बीच में चतुर्भुज दिख रहा है ये एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते ही करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को
समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और इस तब की जगह हम तथा लिखेंगे, क्योंकि ये तो कंपलसरी है, हमेशा ही होता है, एक बार की बात तो नहीं है, हमेशा की बात है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और यहाँ ये समांतर चतुर्भुज आ चुका है और इसका मतलब हम कहेंगे कि भाई PS और QR ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे PS तब PS तथा QR एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। यह लिखता हूं करेंगे, और यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी और ये सिद्ध हो चुकी है यहाँ पर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ये ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगले। ओके, चलो भाई। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया दे रखा है, प्रश्न नंबर 7 का क्वेश्चन है। 7वें में कह रखा है हमें कि भाई ABC एक त्रिभुज है, चलो अच्छी बात है, त्रिभुज है, और जिसका कोण C समकोण है। यहाँ पर दे रखा है कोण C क्या है, समकोण है। तो यहाँ हम पहले समकोण बना लेते हैं, पहले समकोण बना लेते हैं, फिर आगे करेंगे। चलो भाई ठीक है, बना लेते हैं। तो बनाने में क्या हो जाएगा भाई, इसमें 1 मिनट, यहाँ हम कह सकते हैं भाई इस तरह से मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया है, ठीक है। और इसने कहा है समकोण जो है वो C पर है, मतलब यहाँ C लिख दिया, और बाकी रहा AB, तो A मैंने इसको लिखा और B नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा AB के मध्य बिंदु M से होकर, यानी AB का मध्य बिंदु यहाँ पर है कुछ, और इसका नाम है M, ठीक है। M से होकर BC के समांतर, मतलब इसके समांतर एक रेखा खींची गई है, ठीक है भाई, रेखा खींच दी गई है, और रेखा खींची गई जो AC को D पर प्रतिच्छेद करता है, यानी यहाँ पर ये D पर प्रतिच्छेद कर रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसने कहा है दर्शाइए कि D जो है भुजा AC का मध्य बिंदु है, ये D जो है वो AC का मध्य बिंदु है, ये बताना है। और दूसरी बात, MD जो है वो AC पर, यानी ये जो MD है वो AC पर लंब है, मतलब ये 90 डिग्री का है, ये भी हमें बताना है। ओके, और उसके बाद CM MA बराबर है, यानी CM कौन सा है, तो इस CM को मिलाएंगे, तो ये CM और MA आपस में ये भी बराबर है, ये भी हमें देखना है। ओके, चलो भाई, और साथ में ये 1/2 AB, मतलब AB का आधा होता है, ये भी देखना है, ठीक है। तो हम इस CM को अभी रहने देते हैं, जब थर्ड पार्ट करेंगे तब इसको बनाएंगे, और जब तक ये फिगर रखो, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखना होता है क्या लिखना होता है, सबसे पहले लिखना है दिया है भाई, क्या क्या चीज़ दे रखी है। तो यहां हमने सबसे पहले लिखा है दिया है। तो भाई दिया है कि कंडीशन में हम यहां लिख सकते हैं क्या क्या चीज़ है भाई, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज, 1 मिनट, त्रिभुज ABC में कोण C जो है वो 90 डिग्री का है भाई, ये चीज़ दे रखा था। और दे रखा है भाई MD जो है वो समांतर है BC के, भाई जो MD है वो BC के समांतर है, ये भी चीज़ दे रखी है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सिद्ध करना है, फिर सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है कि कंडीशन में आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, तो पहले वाले में है DAC का मध्य बिंदु है, यानी मैं कह सकता हूँ कि भाई AD बराबर में DC, हमें ये ज्ञात करना है। सेकंड की बात करें तो सेकंड MD लंब है AC पर, यानी मैं लिख देता हूँ MD जो है वो लंब है AC पर, ये भी हमें ज्ञात करना है। तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरे पॉइंट में क्या है, CM बराबर MA, तो लिखा हमने CM बराबर में MA बराबर में 1/2 AB, भाई ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। डन, तो ये 3 चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। उसके बाद आते हैं सिद्ध में। सिद्ध की बात करते हैं, तो सिद्ध में आते हैं, तो सिद्ध में सबसे पहले आते हैं फर्स्ट वाले को, भाई इसको सिद्ध करेंगे। अब इसको सिद्ध करने में क्या है, AD जो है वो DC के बराबर है, AD DC के बराबर है, ये चीज़ हमें देखना है। तो उसके लिए हम देखेंगे भाई त्रिभुज ABC में, भाई त्रिभुज ABC में, भाई इसमें हम देख रहे हैं M जो है वो AB का मध्य बिंदु है, तो हमने यहाँ पर लिखा M
ए बी का मध्य बिंदु है। चलो भाई ठीक है, M जो है वो ए बी का मध्य बिंदु हो गया। और साथ साथ में मध्य बिंदु के बाद क्या होगा, तो और साथ में हमें दे रखा है कि MD जो है वो BC का के समांतर है, तो हम लिखेंगे तथा MD जो है वो समांतर है BC के। ठीक है भाई, MD जो हो गया वो BC के समांतर हो गया, ये चीज आ गई है। ओके भाई, ये चीज हो गई। अब यहां से हमने देख लिया कि त्रिभुज के अंदर, एक त्रिभुज के अंदर किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से एक रेखा खींची गई है जो दूसरे के समांतर है, तो वो तीसरे को भी समद्विभाजित करेगी, और यही था हमारा मध्य बिंदु परिमेय में। तो हम यहां पर लिख सकते हैं तब DAC का मध्य बिंदु है। ठीक है, और इसका रीजन क्या आएगा, तो इसके रीजन की बात करें तो इसमें यहां पे लिख सकते हैं मध्य बिंदु परिमेय से। परिमेय से, ठीक है भाई, मध्य बिंदु परिमेय से हो रहे हैं। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई ठीक है, यहां पर ये चीज हमारे पास आ गई है, यानी कि यहां हमने पहली चीज को सिद्ध कर लिया है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, सेकंड को कैसे सिद्ध किया जाएगा। तो सेकंड की बारे में बात करें तो यहां हम देख सकते हैं भाई, चलो भाई सेकंड के बारे में देखते हैं। तो सेकंड में पॉइंट में क्या है, तो MD जो AC पर लंब है, यानी कि मुझे 90 डिग्री ज्ञात करना है। अब यहां पर देखो क्या है, MD BC के समांतर है, ये चीज तो है, तो मैं इसमें लिख सकता हूं भाई MD जो है वो समांतर है BC के। ठीक है, अगर BC के समांतर MD, अगर कोई दो रेखाएं समांतर हैं और उसके बीच में कोई एक रेखा जाती है, तो उसके एक ही और के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां मैं कह सकता हूं कि कोण MDA जो है, कोण MDA बराबर होगा कोण, नीचे का क्या नाम है, BCA है, तो इसमें लिख दिया कोण BCA भाई, इसके बराबर होगा। और इसका रीजन क्या होगा भाई, MC, BCA और MDA ये दोनों बराबर, इसका रीजन एक ही ओर के संगत कोण, तो इसको लिख सकते हैं भाई, इसमें मैं लिख देता हूं, हाँ, एक ही और के संगत कोण। चलो भाई ये बराबर होगा, और इसी के अनुसार से हम क्या कह सकते हैं, तो इसी के अनुसार से कह सकते हैं कोण MDA ये भी 90 डिग्री का होगा, यानी हम कह सकते हैं तब क्या होगा, कोण MDA ये भी 90 डिग्री का होगा। और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि MD है AC पर लंब होगा, तो लिख दिया हमने तब MD लंब है AC पर। ठीक है, और ये आंसर यहां पर समाप्त होता है कि भाई हमने देख लिया MD जो है वो AC पर लंब हो गया है। डन, चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारा हो गया है, सेकंड पार्ट ये भी हो चुका है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है भाई, CM और MA बराबर करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, MA को जोड़ लेते हैं भाई, MA को हमने MC को, CM को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब हमें इसको भी इसके बराबर करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए करना होगा इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांक्षम करना होगा। तो त्रिभुज क्या लेंगे, ADM लेंगे और CDM लेंगे, इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे। तो हमने लिया भाई त्रिभुज ADM तथा त्रिभुज CDM, भाई इन दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं, कौन सा भाई, ADM और CDM, ये दो त्रिभुज हमारे पास आ गए हैं। अब इस अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें होगी यहाँ पर, तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई क्या होगा। तो इसमें क्या क्या चीजें बराबर है, तो पहले तो हमने लिखा भाई AD बराबर में DC है, ये लिख दिया हमने भाई AD बराबर में DC है। अब ये कहाँ से आया, तो ये हमने यहीं पर किया था भाई, DAC का मध्य बिंदु था। तो भाई D अगर मध्य बिंदु तो AD AC के बराबर तो होगा ही होगा, तो वो चीज़ हमने लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया है भाई। और इसको हम लिख सकते हैं भाई, ऊपर सिद्ध किया है हमने, ऊपर सिद्ध किया है।
ठीक है भाई, ऊपर सिद्ध क्या हुआ है, AD जो है वो DC के बराबर है। डन। दूसरी अब चीज क्या है, तो कोण ADM जो है वो CDM के बराबर होगा। तो यहां हम कह सकते हैं कोण ADM बराबर होगा कोण CDM के, और इसका रीजन क्या होगा, तो ये आ रहा है आपका प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। भाई ये चीज हो गया, भाई दोनों कोण आपस में बराबर हो रहे हैं, जिसको मैं कह सकता हूं कि भाई ये वाला कोण, ये कोण भी बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है। डन। अब उसके बाद क्या चीज हो रहा है, तो ये MD जो है वो MD दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, MD बराबर में MD, और इसका रीजन होगा ये भाई आपस में हो रहे हैं, उभयनिष्ठ हो रहे हैं, यानी कॉमन हो रहे हैं, उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है, यानी कॉमन हो गया। अब यहां से देख सकते दोनों त्रिभुजों के अंदर पहले भुजा फिर कोण फिर भुजा, ये बराबर हो चुका है, यानी अब मैं इसमें कह सकता हूं कि भाई त्रिभुज ADM ये सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज CDM के, और इसका रीजन क्या आ रहा है, तो रीजन आ रहा है भुजा कोण भुजा, इसका रीजन आ रहा है हमारे पास भुजा कोण भुजा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहले भुजा बराबर है, फिर कोण है, फिर भुजा है। डन। तो ये चीज हमारे पास आ चुकी है। अब इसके बाद क्या करते हैं भाई, इसके बराबर होने से क्या फायदा हुआ भाई, इसके सर्वांगसम होने से क्या फायदा हुआ, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उस कंडीशन में AM और CM तो बराबर होगा ही। भाई दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की वजह से दोनों के संगत भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है, और यहां से हम लिख सकते हैं AM जो है वो बराबर हो जाएगा CM के, और इसका रीजन क्या आएगा, तो इसका रीजन आएगा CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कहा जाए दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। तो ये चीजें यहाँ पर बराबर हो जाती है, और इसके साथ हमने देखा AM बराबर CM, तो क्या यही सिद्ध करना था हमें, तो भाई AM बराबर CM बिल्कुल यही सिद्ध करना था, और साथ में हमें क्या कहा गया है, हाफ ऑफ AB भी है, मतलब ये पूरे AB का आधा हो जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं हमें पता है, क्या पता है भाई, M तो मध्य बिंदु था, तो M अगर मध्य बिंदु तो AB का आधा हो गई। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको भी, इसमें क्या लिखेंगे भाई, तथा MAB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, तब हो जाएगा AM बराबर में CM बराबर में हाफ AB हो जाएगा, और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी और ये सिद्ध हो चुकी है। अब इसको लिख सकता हूं इति सिद्धम, डन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई पूरा, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी के साथ ये प्रश्नावली हमारे यहाँ पर समाप्त होती है। और मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से समझा होगा, और अगर आपको पूरी तरह समझ में आता है तो भी आप कमेंट में कह सकते हो भाई बहुत अच्छा लगा। और अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई सा डाउट क्लियर नहीं होता है, तो कमेंट में जरूर कमेंट करना कि सर यहाँ पर ये दिक्कत आती है, तो आपका एक डाउट सेक्शन लिया जाएगा और डाउट क्लास के अंदर वो चीज़ें सारी चीज़ें क्लियर करवाई जाएगी। ओके, तो भाई कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करना, और इन चीज़ों को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना कि भाई ये जो हमने पूरे NCERT को सॉल्व करवा रहे हैं, यहाँ पर ये कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, तो ये चीज़ें आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए कि वो भी इसको पढ़ सकें। ओके, और इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है KG से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और भाई इस वेबसाइट की खास बात क्या है भाई, क्या ऐसी क्या खास बात है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है पूरा कंप्लीट कोर्स, वो भी सिस्टमेटिक तरीके से, वो भी अरेंज फॉर्म में पूरा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि भाई एक वीडियो यहाँ, दूसरी वीडियो कहीं और से ढूंढ लेना, कहीं और से तीसरी सर्च कर लेना, नो, हर चीज़ें बिल्कुल अरेंज फॉर्म में मिल रही है। और वो कैसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कि भाई यहाँ पर अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, इंग्लिश मीडियम अलग है, हिंदी मीडियम अलग है, NTSC, ओलंपियाड, IIT JEE, नीट, UPSC, बहुत सारे सेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। यानी आप किसी भी सेक्शन में इनमें से लाइक करते हो, आपको बस उस सेक्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लो आप हो
हिंदी मीडियम में, जैसे हुई हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे, आप हो 9वीं कक्षा में तो 9वीं कक्षा को क्लिक करोगे, और क्लिक करते के साथ आप देखोगे इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आप देखोगे भाई 9वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। अब आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर आइए और उस विषय के नीचे वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और उस कंसेप्ट को पूरा क्लियर कर सकते हो, या फिर आपका पूरा कंप्लीट कोर्स आपको पढ़ना है तो भी यहाँ पर आप वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और आप पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स पढ़ना है तो मेरे सामने नीचे वॉच नाउ है, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे और क्लिक करते ही आप देखोगे इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें आप देखोगे पाठ्यक्रम का परिचय, संख्या पद्धति, और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे बहुत से चैप्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, मतलब मोस्टली चैप्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है। और इन चैप्टर्स में है क्या क्या, तो यहाँ की बात बताऊँ, अगर जैसे आप चैप्टर पे क्लिक करोगे, क्लिक करते आपको वीडियो की पूरी लिस्ट सी दिखेगी, जिसमें कि आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट वीडियो, वही चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो मिलेगा, पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एक पूरे चैप्टर का वन शॉट रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद एमसीक्यूज मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, यानी बहुत चीज़ें आपको मिलने वाली है। यानी अब आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी में हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो बस साथ में बने रहिए और इसका फायदा उठाते रहिए। ओके, तो आपके पास जो वीडियो की प्लेलिस्ट होगी उस पर क्लिक करना, और क्लिक करते ही आपको वीडियो इस तरह से प्ले होती हुई दिखेगी और आप इसको बड़े आसानी से, बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोई भी ऐसा नहीं कि भाई बीच में कुछ ऐड आ रहा है, कुछ आ रहा है, ऐसा भी कुछ भी नहीं आएगा। जैसा कि यूट्यूब पे होता है, बीच में ऐड आ जाते हैं तो भी दिक्कतें थोड़ी महसूस होती है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप देखिए, मजे में देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलो भाई, बहुत बढ़िया। और इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम जो कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, जो कि 6वीं से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका फायदा आप तो उठा ही रहे हो। तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान में आपके हैं जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। भाई आपको फायदा मिल रहा है, उनको फायदा मिले, बहुत अच्छी बात होगी। और फाइनली इसी के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।